हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाबू स्नेही और आज हम 20 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। लिटिल इम्प्रूवमेंट इन रेन क्वालिटी। सो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना अभी चलता है दिल्ली के अंदर विंटर सीजन के अराउंड, एंड दैट इज़ वेरी हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। सो ओवरऑल जो एयर पोल्यूशन है उसके लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर विंटर के टाइम में। एक्चुअली ये जो फिनोमेना है ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है। एक्चुअली सितंबर में ही दिखता है बट अक्टूबर में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, एंड नवंबर और दिसंबर में जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो ख़राब होती जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, तो वो जो रीजंस है मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर न्यूज़ की तरफ चलेंगे। एक्चुअली दिल्ली की एयर क्वालिटी विंटर के टाइम में ख़राब इसलिए होती है क्योंकि विंटर के टाइम में जो विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में ब्लो करती है। मतलब ये एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर है हरियाणा का स्टेट, पंजाब का स्टेट, और यहाँ पर बीच में आता है दिल्ली। तो जो भी पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में जब भी फसल काटी जाती है उसके बाद जो मलबा बच जाता है जिसको डिबरी बोला जाता है या फिर स्टबल बोला जाता है, उसको जल्दी से साफ करने के लिए जला दिया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में आ जाता है और वो इन्हीं हवाओं के थ्रू दिल्ली के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। इसी कारण यहाँ पे जो ओवरऑल पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन विंटर में और भी फिनोमेना होते हैं, जैसे एक हाई प्रेशर रीजन बन जाना दिल्ली के ऊपर। उससे क्या होता है, उससे ये जो पोल्यूटेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये कहीं और जाते नहीं है, फिर वो यहीं पे पैक होके रह जाते हैं दिल्ली के अंदर ही। देन जो अर्बन एरियाज़ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डस्ट, क्योंकि बहुत सारा अनप्लैंड एंड अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में चल रहा है जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल डस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। फिर वेहिकुलर पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है एंड बहुत ज़्यादा वेहिकुलर डेंसिटी भी है। तो जो पोल्यूशन व्हीकल्स से निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रूप में, फिर सल्फर ऑक्साइड्स के रूप में, देन बहुत सारा पार्टिकल मैटर भी है। उसके बाद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बन जाते हैं। देन ये सारी चीज़ें भी जो ओवरऑल प्रॉब्लम है उसमें पार्टेक और उसमें कंट्रीब्यूट करती है। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो इन जनरल होता ही है क्योंकि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन चुकी है, चाहे वो गुड़गांव वाला रीजन हो, वो फरीदाबाद वाला रीजन हो, वो नोएडा वाला रीजन हो। एंड इन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के थ्रू बहुत सारा जो डस्ट है वो दिल्ली के अराउंड रीजन में इकट्ठा हो जाता है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं बट ये एक कुछ रीजंस है जो मैंने आपको बताए हैं। अब इस पोल्यूशन के रीजंस तो हमने देख लिए, बट इसे डील करने का तरीका क्या है? बहुत सारे तरीके हैं। एक पर्टिकुलर वे है जिसको यहाँ पे न्यूज़ में मेंशन करा गया है, ठीक है? तो उसको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपको पता होती है कि ये आप बहुत टाइम से अपने आप भी देखते आते होंगे कि सुबह सुबह जब कोई शॉपकीपर होता है वो अपनी दुकान के बाहर एक पाइप से स्प्रे कर देता है। ऐसा क्यों करता है वो? ताकि जो उसके आसपास वाला जो रीजन है, जो डस्ट एटमॉस्फेयर में अराउंड उड़ रही हो, वो नीचे सेटल हो जाए। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही एक चीज़ है। अब क्योंकि दिल्ली तो एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इसके ऊपर जो पूरा का पूरा एयर मास है दिल्ली के ऊपर, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर है। अब इसको कैसे सेटल करा जाए? तो जैसे वो दुकानदार अपने एक पाइप से करता था, इस पूरे दिल्ली के ऊपर भी हमें पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। अब नॉर्मली तो हम कर नहीं सकते, तो क्यों ना हम आर्टिफिशियल रेन यहाँ पे कर दें। तो आर्टिफिशियल रेन अगर होगी तो ये जितना भी डस्ट एटमॉस्फेयर में है, काफ़ी सारा वो डस्ट ज़मीन पर सेटल हो जाएगा। अब ज़मीन पर डस्ट सेटल होता है तो उससे ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर जो डस्ट थी या जो पार्टिकुलेट मैटर था वो बहुत कम हो जाएगा और जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव होगी। तो यही है नीड आर्टिफिशियल रेन की। बट ये आर्टिफिशियल रेन होती क्या है और इसको कराया कैसे जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। आपको एक चीज़ बेसिकली ये पता होनी चाहिए कि जब हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब होता है कि रेन को कराना आर्टिफिशियली। दैट मीन्स जो एटमॉस्फेयर है या जो आसमान है, जो स्काई है, उसके अंदर बहुत ही वीक और बहुत ही छोटे-छोटे क्लाउड्स होने चाहिए। और ये जो क्लाउड्स हैं ये ऐसे क्लाउड्स हैं जो जिनके अंदर मॉइस्चर तो है, बट वो अपने आप शायद बारिश ना करें, ठीक है? उनके अंदर मॉइस्चर लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए। बट ये जो क्लाउड्स है ना, इतने घने नहीं है, इतने डेंस नहीं है या इतने हैवी नहीं है
कि ये कंडेंसेशन के बाद बारिश करने लग जाए, बस वो क्लाउड्स बन के ऊपर उड़ रहे हैं। तो इनको कुछ ना कुछ पुश करना पड़ेगा, कोई एक कैटलिस्ट डालना पड़ेगा जो इन क्लाउड्स को थोड़ा सा डेंस कर दे। तो इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर के अंदर ही हम स्प्रिंकल करते हैं। लिटरली जैसे आप नमक डालते हो अपनी सब्जी में, वैसे ही एक बड़ा सा प्लेन जाएगा और वो वैसे ही इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्प्रिंकल कर देगा इन क्लाउड्स के पास। इससे क्या होगा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये एक न्यूक्लियस जैसा काम करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको समझने का। सपोज ये एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल कौन सा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना भी। सपोज एक पार्टिकल हमने छिड़का है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये दूसरी वाटर ड्रॉपलेट है, ये तीसरी वाटर ड्रॉपलेट है। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ना थोड़ी थोड़ी दूर दूर है, लेकिन ये जो वाटर ड्रॉपलेट है अगर इसके कॉन्टैक्ट में आती है तो वो क्या करेगी, इसको ऐसे यूँ सराउंड कर लेगी। ठीक है, वो इस पूरे पार्टिकल को ऐसे सराउंड कर लेगी। फिर दूसरा वाटर ड्रॉपलेट आएगा, वो भी इसी से चिपक जाएगा। फिर थर्ड वाटर ड्रॉपलेट आएगा, वो भी इसी से चिपक जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ना इसकी साइज बहुत बढ़ गई, इसके कारण ये काफ़ी हैवी हो गया। इतना हैवी हो गया कि जो हवा है अब इसको आसमान में नहीं रख पाएगी, तो ये जो ड्रॉप है ये नीचे गिर जाएगी। तो क्या हो गया, एक तरह से बारिश हो गई। और ये मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ड्रॉप्स के साथ एक साथ होता है तो बारिश हो जाती है। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। और ये जो यहाँ पे छिड़का जाता है ना, ये भी नमक ही है, ये भी सॉल्ट ही है। कौन सा सॉल्ट है ये सिल्वर आयोडाइड है, मतलब AgI। ये पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, मतलब KI। ये ड्राई आइस हो सकती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो वैसे तो गैस है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो हो गया। और लिक्विड प्रोपेन को भी यूज़ करा जाता है। कुछ लोग NaCl जो नॉर्मल नॉर्मल कॉमन सॉल्ट है उससे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को क्लाउड सीडिंग बोला जाता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं ये सीड्स जैसे काम करते हैं। और इनका जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ना प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि क्लाउड सीडिंग एकदम एम्प्टी स्काई में और एकदम ड्राई कंडीशंस में करी जाती है। बट ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कुछ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स होने चाहिए, वरना तो वो मॉइस्चर अगर है ही नहीं तो वो ड्रॉपलेट्स आएंगी कहाँ जो इस न्यूक्लियस के अराउंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। तो ये न्यूज़ में बोला गया है कि जो दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि वो इंटरवीन करें और आर्टिफिशियल रेन को तुरंत करवाएं। तो ये एक बेसिक सी न्यूज़ थी। इस न्यूज़ के अंदर ही एक और डेटा मेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, जो ये बता रहा है कि नवंबर 17 को, मतलब नवंबर के आते आते स्टबल बर्निंग से जितना पॉल्यूशन है ना वो बहुत इतना ज़्यादा भी नहीं है, वो 13% है। डैट मीन्स कि स्टबल बर्निंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में आ जाता है, लेकिन क्या वो सही में इतना बड़ा कॉज है दिल्ली के पोल्यूशन का? प्रॉब्लम दिल्ली की ये है कि दिल्ली के पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन स्टबल बर्निंग एक ऐसा कॉज है जिसको कंट्रोल शायद करा जा सकता है। क्योंकि अगर फार्मर्स अपनी स्टबल को नहीं जलाएंगे तो उससे जो पोल्यूशन हो रहा है वो शायद थोड़ा कम हो जाए। लेकिन बाकी जो है वेहिकुलर पोल्यूशन फॉर एग्जांपल, इसको सॉल्व करने में बहुत साल लग जाएंगे। इंडस्ट्रियल डस्ट है, ये तो शायद कभी सॉल्व हो ही ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टबल बर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको कंट्रोल करने के चांसेस ज़्यादा है, इवन दो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 13 to 20% अराउंड रहता है। बट बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ सॉल्वेबल, उस पर न्यूज़ हमेशा बनती है। एंड ये जो नंबर्स है आप बहुत बार सुनते होगे न्यूज़ के अंदर। आई विल रिकमेंड कि ये जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं आप ध्यान रखो कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाए हैं। एंड जो ये 3 लास्ट क्वालिटी है ना, 3 लास्ट ये कैटेगरी है, 200 से 300, देन 400 एंड देन 500। इनका मतलब क्या है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। देखो जो पुअर का कलर क्या है, ऑरेंज। एंड वेरी पुअर और सीवियर का कलर बेसिकली रेड का ही शेड है। ये लाइट रेड है, ये थोड़ा सा डार्क रेड है, सिंपल। ये 3-4 चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बिकॉज प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं बना, बट डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स है ना उन पे क्वेश्चन से बने हैं। क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे कैटेगराइज करा गया है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये क्वेश्चन बन जाए। और क्योंकि हर दिन न्यूज़ में है ही और हर साल रहता है, तो आपको उसको थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, 1000 डेज ऑफ यूक्रेन रेजिलियंस। सो ये एक एडिटोरियल है जो कि एक पर्सन ने लिखा है जो कि एम्बेसडर है यूक्रेन के इंडिया के अंदर। तो ये यूक्रेन का पर्सपेक्टिव यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो इस एडिटोरियल में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है,
मैंने उन चीज़ों को उठाया है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और जो 2-3 मैप्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं चीज़ों को थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए। जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इंडिया में, वो बोल रहे हैं कि 1000 डेज़ हो चुके हैं जब फरवरी 24 को 2022 में रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन को लॉन्च किया था, एंड एक फुल स्केल मिलिट्री अग्रेशन लॉन्च किया था जो कि यूक्रेन की स्टेटहुड, कल्चर एंड नेशन को वायलेट करता है। सो ओवरऑल अगर देखा भी जाए तो इररिस्पेक्टिव रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस कैसे भी हैं, डिसएग्रीमेंट कैसे भी हैं, इंटरनेशनल लॉ ऐसा वन साइडेड अग्रेशन अलाउ नहीं करता। ठीक है, वो इलीगल अग्रेशन है। तो क्या लीगल अग्रेशन भी होता है? कुछ केसेस में, बहुत ही कम केसेस में कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड एग्रेशन अलाउड है, बट वो बहुत ही लिमिटेड होता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा कंसेंसस चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ का। बट इन जनरल जिस टाइप का अग्रेशन रशिया ने शो करा यूक्रेन पे, ये बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज का एक साथ वायलेशन करता है। एंड स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि जो यूक्रेन है वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया की जो आर्मी है वो बहुत बड़ी है, एंड हिस्टोरिकली वो यूएस के साथ compete करती थी कोल्ड वॉर के एरा में। सो एक परसेप्शन था कि यूक्रेन बहुत ही जल्दी गिव अप कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड जो रशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मिलिट्री यूनिट्स थे जिन्होंने यूक्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था, और अभी धीरे धीरे कीव जो कि रशिया की कैपिटल है, नॉर्थ का यूक्रेन, खार्किव एंड खेरसन रीजन, इनको यूक्रेन ने वापस लिबरेट करा लिया गया है। अब ये तो इन्होंने लिख दिया आर्टिकल, बट इसमें ये जो रीजन्स मेंशन है ये है प्लेसेस इन न्यूज़, एंड इसीलिए हर डिफरेंट एग्जामिनेशन के अंदर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको मैप अब पता होना चाहिए थोड़ी डिटेल में, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बने हैं। तो प्रीलिम्स में ज्योग्राफी बेस्ड जो भी लोकेशंस न्यूज़ में आते हैं उन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये बेसिकली एक यूक्रेन का मैप है जिसकी कैपिटल है कीव। सो ये रशिया है इस डायरेक्शन में। ऊपर यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे नाम भी लिखा है, यहाँ पे बेलारूस है। बाय द वे बेलारूस और रशिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, एंड दैट इज़ वाई जो यूक्रेन का नॉर्दर्न पार्ट है इसको कंट्रोल करना रशिया के लिए इजी हो गया, क्योंकि वो बेलारूस के थ्रू आ गए, क्योंकि रशिया और बेलारूस के काफ़ी अच्छे टाइज हैं। देन यहाँ पे डायरेक्टली रशिया के ईस्ट में है पोलैंड। रशिया के ईस्ट में कौन सी कंट्री है? पोलैंड। एंड सॉरी, रशिया के वेस्ट में कंट्री है पोलैंड, एंड दैट इज वाई बहुत सारे यूक्रेन के रेफ्यूजीज आज पोलैंड के अंदर रिजाइड कर रहे हैं। और ये न्यूज़ भी आपने सुननी होगी बहुत बार कि यूक्रेन रेफ्यूजीज जो पोलैंड में है उनका नंबर बढ़ते जा रहा है। तो पोलैंड में क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्टली यूक्रेन के वेस्ट के अंदर आता है। फिर यहाँ पे एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम है मोल्डोवा। ठीक है, ये बहुत ही छोटी कंट्री है, और आप देख सकते हो कि मोल्डोवा दोनों कंट्रीज के बीच में एक तरह से सैंडविच्ड है। रोमेनिया एंड यूक्रेन के बीच में वो सैंडविच्ड है, और एक और नेबर आता है यूक्रेन का, रोमेनिया। देन यहाँ पे भी दो कंट्रीज हैं जो बहुत छोटी सी बॉर्डर बनाती है यूक्रेन के साथ, ये है हंगरी एंड स्लोवाकिया। ये सारे नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, वो लिटरली आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे प्रीलिम्स के अंदर कि आपको ऑप्शन दे देंगे और बोल देंगे कि इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज यूक्रेन को बॉर्डर करती है। ठीक है, और ऑब्वियसली इधर रशिया तो है ही, वो बहुत ही ऑब्वियस है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरी चीज़, यूक्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट अनफॉर्चुनेट रीजंस के कारण न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ा अग्रेशन रशियन एंड यूक्रेनियन आर्मीज के बीच में हो गया, तो इसलिए वो लोकेशन न्यूज़ में रहती हैं, एंड वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये जो मैप है, ये मैप आपको ये एक पूरा लोकेशन दिखा रहा है, और ये जो पूरा रीजन था ये पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, इसमें से ये वाला जो रीजन है क्राइमिया, ये रशिया ने 2014 के अंदर ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर ये दो जो रीजन्स हैं यूक्रेन के, इनका नाम है लुहांस्क एंड दोनेत्स्क। ये वो है जो रशिया ने 2014 से 2024 के बीच में, सॉरी 2022 के बीच में धीरे धीरे इसको ऑक्यूपाई करा, और ऑब्वियसली जब 2022 में उन्होंने फुल स्केल वॉर छोड़ दिया तो ये पूरा रीजन लुहांस्क एंड दोनेत्स्क उनके अंदर आ जाता है। उसके बाद ज़ैपोरिज़िया भी उनके अंदर आता है, एंड खेरसन भी रशिया ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे ही नहीं रुकता रशिया, रशिया नॉर्दर्न डायरेक्शन से भी अप्रोच करता है, और ये पूरा रीजन भी एक टाइम पर रशिया ने बेलारूस की हेल्प से ऑक्यूपाई कर लिया था। तो रशिया का मैप बहुत टाइम से, मतलब यूक्रेन का मैप बहुत टाइम से ऐसा दिखता था, बट जो अभी यूक्रेन के एम्बेसडर वो क्या बोल रहे हैं कि जो नॉर्दर्न रीजन है वो यूक्रेन ने थोड़े से छुड़ा लिए हैं,
जो खार्किव का रीजन है यहाँ पे, वो भी यूक्रेन ने छुड़ा लिया है। और साउथ में जो खेरसन का रीजन है, यहाँ पे भी जो ओवरऑल ऑक्यूपेशन था उसको कम किया है। मतलब पूरा तो नहीं, वो इंडिपेंडेंट हुआ है अभी, बट अभी भी वो काफ़ी हद तक यूक्रेन ने वापस रिक्लेम कर लिया है, बट अभी भी काफ़ी लोकेशन इसकी रशिया के पास है। तो ये रीजन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इन चारों पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे एक और सिटी है ओडेसा, आई थिंक यहाँ पे इसका नाम भी मेंशन है, ये रही ओडेसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सिटी है। देन निप्रो, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है, आपको ध्यान रखना है। निप्रो एक रिवर भी है। देन एक और जो सिटी न्यूज़ में रहती है वो है मरियोपोल। मरियोपोल देखो एकदम यूक्रेन और रशिया की बॉर्डर में है इस साइड। तो ये जितनी भी लोकेशंस मैंने यहाँ पे बोल के आपको बताई है, उनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। वो भी नहीं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये यूक्रेन के अंदर है। और अगर आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि ये किस ऑर्डर में है, मतलब नॉर्थ टू साउथ ये कैसे एग्जिस्ट करती है। एक बार आपके मैप का ये दिमाग में बैठ गया तो वो भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक इमेज बैठ जाएगी। तो जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्ट्स बताए हैं, इन सब पे फिल्म्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसको अप्रोच करना है। जो यूनाइटेड नेशन जो हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है, वो जो पर्टिकुलर बॉडी है उसका डेटा सजेस्ट करता है कि ऑलमोस्ट 8 मिलियन यूक्रेनियंस कंट्री को छोड़ के चले गए थे। 8 मिलियन होते हैं अराउंड 80 लाख। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे ऑलमोस्ट आधे वापस आ गए थे, बट अराउंड 8 मिलियन लोगों को एक टाइम पर छोड़ के जाना पड़ा था। एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी व्लादिमीर पुतिन के ये जितने भी एक्शंस हैं, इसके वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको उनके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट भी इशू करा था। और इसका एक और कारण था कि उन्होंने बहुत सारे चिल्ड्रन थे जिनको यूक्रेन का वो जो एरिया है जो रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था। तो अब ये भी अलग से एक न्यूज़ में आती है। ये क्या न्यूज़ है? देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जुडिशल क्वाजी जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोम स्टैट्यूट के थ्रू बनी थी। रोम स्टैट्यूट एक तरह से आप ट्रीटी मान सकते हो, एक अग्रीमेंट मान सकते हो, जो कि 1998 में हुआ था। उसके अंदर एक जुडिशियल बॉडी बनती है। अब इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि ये इंडिविजुअल्स को जिनके अगेंस्ट जेनोसाइड, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे लोगों को मारना, वॉर क्राइम्स, मतलब वॉर के दौरान, क्योंकि देखो वॉर कुछ हद तक लीगल भी होता है, लेकिन वॉर में ऐसे मेजर्स को यूज करना जो कि इलीगल है, जैसे सिविलियंस को मारना, जो इनोसेंट है उनको मार देना, जो यूनाइटेड नेशन की जो यूनेस्को बॉडी है उसने जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स मार्क कर रखी है उनको डिस्ट्रॉय करना। तो ये सारी चीज़ें वॉर क्राइम्स में आ जाती है। मतलब जो वॉर की ज़रूरत नहीं है फिर भी वो क्राइम्स करना, तो वो वॉर क्राइम में आ जाता है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ अग्रेशन एट्सेट्रा, इन सारे चीज़ों के लिए ये जो पर्टिकुलर इंटरनेशनल कोर्ट है वो इंडिविजुअल्स को क्या करता है, उनको प्रोसिक्यूट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कंट्री इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा, मतलब ये पूरी रशिया को प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इंडिविजुअल्स को कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को प्रोसिक्यूट करा था। तो ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेदरलैंड्स के अंदर, हेग में, और इसके 123 मेंबर नेशंस है। ये इजी रहेगा आपके लिए याद रखना, 123। एंड इसमें जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया एंड इवन इंडिया, ये इसके मेंबर्स नहीं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक है, सो ये जितने भी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, इस पर भी डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। और क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं एम्बेसडर यूक्रेन के? वो बोल रहे हैं कि रशिया ने डेलिबरेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और इनोसेंट नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे स्कूल्स, ऑलमोस्ट 3700 स्कूल्स पे अटैक करा, 1700 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करा, और 2100 कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के साइट्स पे अटैक करा। अब ये नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वॉर में जब भी स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को या कल्चरल हेरिटेज को अटैक करा जाता है तो वो ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर कोई दो कंट्री वॉर पे है, पहली कंट्री दूसरी कंट्री के लेट्स से एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है उस पर अटैक करती है, या फिर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्रिप है जिससे बहुत सारे फाइटर जेट्स टेक ऑफ करने वाले हैं, उसको अटैक करे तो समझ में भी आता है। बट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कल्चरल हेरिटेज साइट को अटैक करना, तो ये मतलब वो है कि ये एक तरह से वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है, इसलिए आईसीसी ने यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेयर भी करा था। देन लास्ट लेट अक्टूबर दिस ईयर, रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसने की पॉलिसी रेट को भी 21% तक बढ़ा दिया था। एक बहुत बड़ा राइज है और एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका क्या मतलब है?
सी जो पॉलिसी रेट होती है सेंट्रल बैंक की, उसका बेसिकली मतलब ये है कि जो रशिया का सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारे बैंक्स को लोन देता है और यही बैंक्स नॉर्मल सिटीजन्स को लोन देते हैं। तो अगर ये 21% है, मतलब इतनी बड़ी पॉलिसी रेट है, तो जो बैंक्स हैं उनको रशिया के सेंट्रल बैंक से बहुत ही ज़्यादा महंगा लोन मिल रहा है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है 21%। तो इतना ज़्यादा महंगा लोन उनको मिल रहा है, तो सिटीजन्स को भी इतना महंगा लोन मिलेगा। तो ऐसा क्यों करा है रशिया के सेंट्रल बैंक ने? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रशिया की खुद की इकोनॉमी भी अच्छे से नहीं चल पा रही। तो जो ओवरऑल सप्लाई साइड की कमी के कारण प्राइस राइज हो चुका है बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और ताकि लोगों के पास कम पैसा रहे, मनी सप्लाई कम हो, इसलिए ये पॉलिसी रेट बढ़ा दी गई। मतलब ये जो है ये एक तरह से सिम्टम है रशिया की इकोनॉमी का, जो कि स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, तो वॉर टाइम इकोनॉमी रशिया उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव है ये यूक्रेन के एम्बेसडर के हैं, जो कि इंडिया में अभी स्टेशन हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमें पर्सपेक्टिव समझ में आया। जब से वॉर चल रहा है उससे अब तक क्या क्या ग्राउंड रियलिटी है वो भी हमने मैप के थ्रू देखी। तो प्लीज़ उसको ढंग से आपको ध्यान रखना है, उन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। प्रिजन टैग, ये एक न्यूज़ भी थी जो कि 1-2 दिन पहले हमने देखी भी थी, बट इस पे एक आर्टिकल भी लिखा गया है यहाँ पे। तो एक और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इसको रिवाइज करने की। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि इंडिया के जो प्रिजन्स हैं, ये इनका ओवरऑल जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। और ये सिर्फ ऑथर नहीं बोल रहे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी ये बात बहुत बार बोली है कि इंडिया में जुडिशियल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा या बुरे हालत में है, और प्रिजन्स उसी का एक पार्ट है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि प्रिजन्स के अंदर जो लोग हैं, प्रिजन्स के जो रिलेटिव्स हैं प्रिजनर्स के, उनके पास बैठने की जगह नहीं होती। जो लॉयर्स हैं वो प्रिजनर्स से मिल भी नहीं पाते, मतलब उन्हीं के जो लॉयर्स हैं उनके पास मिलने की कोई जगह भी नहीं है प्रिजन में पूरी। तो जो ओवरऑल प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा नहीं है। एक और क्या प्रॉब्लम है कि अगर इंडिया के जो प्रिजन्स हैं वो इस तरह से अभी ऑक्यूपाइड है कि अगर किसी प्रिजन में 100 लोगों की जगह है तो वहाँ पे 131 प्रिजनर्स को डाल रखा है। तो ये जो कंजेशन है ना बहुत ज़्यादा है। इससे क्या है, बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है ये। प्रिजनर्स को इस तरह से ट्रीट करना कि 100 लोगों की जगह 131 लोगों को डाल देना, मतलब जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 131% है। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। इसमें एक और क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि 75% जो प्रिजनर्स हैं वो हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं। मतलब ये तो अभी प्रूव भी नहीं हुए कि इन्होंने कुछ गुनाह करा है या नहीं। इंडिया में एक डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये ज़्यादातर केसेस में यही डॉक्ट्रिन फॉलो की जाती है। ऑब्वियसली अगर बहुत ही कोई एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे विमेन के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम हुआ है या फिर चिल्ड्रन के अगेंस्ट, वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन फॉलो नहीं की जाती। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही डॉक्ट्रिन फॉलो की जाती है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए, जब तक फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए कोर्ट का, तब तक वो इनोसेंट ही माना जाएगा। लेकिन ज़्यादातर 75% जो प्रिजनर्स अभी इंडिया के अंदर हैं वो अंडर ट्रायल है, मतलब वो अभी प्रूव भी नहीं हुए। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सोल्यूशन की ज़रूरत है यहाँ पे। और वो सोल्यूशन ये है कि क्यों ना प्रिजनर्स को कुछ टाइम के लिए बेल दे दी जाए। और ये जो बेल होगी ये बहुत ही लिमिटेड टाइप की होगी, जिसमें प्रिजनर के पैर पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दिया जाएगा और उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर लिया जाएगा। मतलब एक तरह से जब इंसान अंडर ट्रायल है, और ऑब्वियसली ये सारे प्रिजनर्स के लिए नहीं होगा, ये उस प्रिजनर के लिए होगा जो पहली बात तो अंडर ट्रायल है बहुत ही नॉर्मल क्राइम के लिए, मतलब उसने कुछ ऐसा बड़ा हीनियस क्राइम नहीं करा है, सिंपल क्राइम करा है और उसका बिहेवियर जो रहा है प्रिजन में वो अच्छा रहा है। तब ये कंडीशन अगर मीट होती हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए बेल दे दी जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि प्रिजन में रहने की जगह नहीं है उसकी, तो कम से कम उन लोगों को तो बाहर रखा जाए जिन्होंने कुछ ऐसा ज़्यादा खराब क्राइम भी नहीं करा और जो अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो उनको बाहर रखा जाएगा तो वो तो कहीं भी भाग सकते हैं, और इसलिए उनके पैरों में इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस डाला जाएगा ताकि उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक करा जाए उनके मूवमेंट से। तो एक तरह से वो पुलिस की नज़र में ही रहेंगे 24/7। बट वो जो डीकंजेशन हो रहा है या जो कंजेशन हो रहा है प्रिजन्स के अंदर, उसको मैनेज करा जा सकेगा। ये एक पूरा सिनेरियो है और यही आर्टिकल ने मेंशन किया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की जाएगी प्रिजनर्स की, और 2 टाइप की उनको रिलीज या बेल मिल सकती है।
पैरोल और फर्लो, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है जो मैंने पहले भी बताया था पिछले कुछ केसेस में। पैरोल का बेसिक मतलब होता है कि ये उन लोगों को दी जाती है जिनका ओवरऑल जो टाइम पीरियड है, मतलब जितना जेल सेंटेंस टाइम उनको दिया गया है वो थोड़ा सा कम होता है। फर्लो उस रिलीज को कहते हैं जिनका, उन लोगों के केसेस में जिनका जो ओवरऑल टाइम सेंटेंस किया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देन क्योंकि कोई इंसान अगर 10 साल या 14 साल जेल में उसको बोल दिया गया है, सेंटेंस दे दिया गया है, तो कुछ दिन तो उसको बाहर छोड़ा जा सकता है ना, इसलिए फर्लो एक मैटर ऑफ राइट होता है। अब परोल मैटर ऑफ राइट नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परोल होता है बहुत कम टाइम के लिए, तो इतने कम टाइम के लिए वो जेल में है, उसके ऊपर से उसको आप बाहर जाने की अनुमति भी दे दो। ये बहुत ही कम केसेस में होना चाहिए, हर केस में नहीं होना चाहिए। इसलिए परोल जब भी मिलता है वो एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है, लेकिन फर्लो एज अ मैटर ऑफ राइट है। और यूजुअली देखा जाता है कि परोल का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है फर्लो से। वो इसलिए क्योंकि परोल में यूजुअली वो प्रिजनर्स, परोल उन पे अप्लाई होता है, उन प्रिजनर्स पे जिन्होंने इतना ज़्यादा सीवियर क्राइम नहीं करा होता। फर्लो उन केसेस में होता है जहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं, अगर वो 10 साल 14 साल के लिए जेल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ हीनियस क्राइम करा है, तभी तो इतने टाइम के लिए जा रहे हैं ना। तो इसलिए जो फर्लो का टाइम होता है वो भी कम होता है। मतलब उनको पनिशमेंट तो देनी ना, ऐसा थोड़ी है कि वो 14 साल अंदर है तो उनको हम छोड़ देंगे, बट उन्होंने क्राइम भी तो इतना खतरनाक करा है। एनीवे, ये लीगल डेफिनेशन है और ये लीगल प्रेसिडेंस है इंडिया के अंदर, एंड इन जनरल वर्ल्ड में भी यही चीज़ चलती है। तो ये एक तरीका हो सकता है डीकंजेशन करने का, और पायलट प्रोग्राम के थ्रू इसको चलाया जा सकता है। और ये जो पूरा जो आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट ने अभी रिसेंटली उस पर बात करी है। लेकिन पिछले साल ही 2023 में एक एक्ट पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, और इसमें भी ये जो लीव की बात करी थी, प्रिजन लीव की, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग डिवाइस के थ्रू इसकी भी बात की गई थी। ये मॉडल क्यों है? क्योंकि देखो प्रिजन जो है, ये प्रिजन एक टॉपिक है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है शेड्यूल 7 में। मतलब इस पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट। लेकिन अगर स्टेट्स के पास एक्सपर्टीज नहीं है और उनको पता नहीं है कि लॉ बनाए कैसे, तो सेंटर क्या करता है? एक मॉडल एक्ट बना देता है कि देखो मैंने एक मॉडल एक्ट पास कर लिया और बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन है इनमें से, तुम अपने स्टेट के अंदर जो प्रोविजन तुम्हें इसमें से पिक एंड चूज करने, उनको पिक एंड चूज करके एक एक्ट बना लो। तो ये एक मॉडल एक्ट का पर्पस होता है। उड़ीसा एक पहला स्टेट है जहाँ पे अंडर ट्रायल्स को, जिन्होंने हीनियस क्राइम नहीं करा है, उनको कंजेशन, डीकंजेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगा के जेल के बाहर एक लीव दे दी गई है, प्रिजन लीव दे दी गई है। और 131 ऑक्यूपेंसी रेट है इंडिया के अंदर, ये हमने देख लिया है। एंड इससे ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कम होगी, एंड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से ओवरऑल जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के चांसेस हैं वो शायद थोड़े कम हो सके। नेक्स्ट न्यूज़, अ कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स। ये एडिटोरियल भी जो ओवरऑल स्टबल बर्निंग है या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि स्टबल बर्निंग जो पंजाब में हो रही है वो, इवन दो जैसे मैंने आपको बताया था कि 13% स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट करती है दिल्ली के पोल्यूशन में, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली जा रही है कि जो स्टबल बर्निंग है वो काफ़ी बड़ा एक इशू है। लेकिन हाउस होल्ड सोर्सेज से जो एयर पोल्यूशन आ रहा है और जो रोड डस्ट से आ रहा है, उससे पीछे है वो। तो आप यही देख सकते हो ना कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए। सब पर ऑल शुड बी गिवन इक्वल फोकस, बट स्टबल बर्निंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है। कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो गए और कुछ ये भी रीजंस हो गए कि भाई उसको ठीक करना थोड़ा सा एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है। रोड डस्ट को रोकना बहुत डिफिकल्ट है। जब कॉन्स्टेंटली दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ही जा रहा है तो रोड डस्ट को रोकना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन स्टबल बर्निंग, अगर आपने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि फार्मर्स आज से अपनी फसल का जो बचा हुआ स्टबल है उसको जलाएंगे नहीं, तो वो शायद ना चलाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोलेबल है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही सारी न्यूज़ को ले जाता है और ये जो बाकी सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, उस पर फोकस नहीं किया जाता। हाउएवर डिस्पाइट सच नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग एंड द क्रिएशन ऑफ एम्पावर्ड बॉडीज, जैसे CAQM को भी बनाया गया था, फिर भी दिल्ली जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का मेंशन है, तो प्लीज़ इसको भी देखना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी ऐसी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी होती है, ऑटोनमस बॉडी हो सकती है जो न्यूज़ में है, अब वो बहुत ज़्यादा नज़र में आ जाती है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और वो इस पर डायरेक्टली एक स्पेशल क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो CAQM एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं
जो किसी एक्ट या लॉ से बनी हैं, लेकिन इनका कोई भी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पार्लियामेंट ने अलग से इसको बनाने के लिए एक एक्ट या फिर एक लॉ पास किया था, और ये जो एक्ट था ये 2021 में आया था, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो नेशनल कैपिटल रीजन क्या है? ये पूरा रीजन है जो कि दिल्ली को इंक्लूड करता है, और उसके आसपास जो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, देन राजस्थान के कुछ एरियाज़ हैं, जहाँ पे कुछ एरिया जो कि दिल्ली के आसपास हैं, उनको भी नेशनल कैपिटल रीजन में डाला जाता है। तो जो कमीशन है ये रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेट करवाने के लिए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, ताकि ये पूरी स्ट्रैटेजी पे काम हो पाए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। जो चेयरपर्सन रहते हैं CAQM के, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, सेक्रेटरी के रैंक के या फिर चीफ सेक्रेटरी के रैंक के, एंड 3 साल तक वो अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं 70 ईयर्स की एज तक। तो ये जितने भी डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इन सब पे एक प्रीलिम्स में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। हाउ इंडिया कुड काउंटर CBAM। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक एडिटोरियल है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के कारण, एंड इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको डायरेक्टली उठाकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ CBAM का, कि वो क्या है। देखो, क्या है कि यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि उसकी पूरी इकोनॉमी सस्टेनेबल हो। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने क्या करा, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आती हैं और उनके अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बोला गया कि आप एक लिमिट से ज़्यादा CO2 का या कार्बन का एमिशन नहीं करोगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा एमिशन किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी, जिसको आप कार्बन टैक्स भी बोल सकते हो। मतलब एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा जितना आप ज़्यादा एमिशन कर रहे हो। तो इन कंपनीज़ ने क्या करा, अब देखो, इनको कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाना है, तो वो उस इन सारे प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो इन कंपनीज़ ने क्या करा, ये कंपनीज़ आ गई चाइना में, इंडिया में, वियतनाम में, और यहाँ पे इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल ली। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खोली, वही प्रोडक्ट जो ये यूरोपियन यूनियन में बना रहे थे, वो अब इन्होंने यहाँ पे बनाना चालू कर दिया, और फिर इसको यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट कर लिया। तो यूरोपियन यूनियन को लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को उन्होंने बाईपास कर दिया। क्योंकि क्या था कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आप ये चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर ऐसी हाई एमिशन वाले प्रोडक्ट्स कहीं और मैन्युफैक्चर हुए हो तो आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो यूरोपियन यूनियन जागा, उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम इस इंपोर्ट को भी या तो बैन करेंगे या फिर इस पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स या टैरिफ लगा देंगे, और वही है CBAM, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अभी कार्बन बॉर्डर का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि कार्बन एमिशन के लिए एक एक वर्चुअल बॉर्डर बना दी गई है, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स जो किसी भी कंट्री में बन रहे हो यूरोपियन यूनियन के बाहर, अगर उनको बनाने में एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन का एमिशन हो रहा है, तो वो यूरोप में उनकी एंट्री नहीं होगी, या फिर अगर हो रही है तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा टैक्स या पेनल्टी या टैरिफ पे करने पड़ेंगे। सिंपल। अब आपको ये न्यूज़ पढ़ के लगेगा कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो सस्टेनेबल होगा। यस, जो इंटेंशन है वो बुरी नहीं है, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक यूनिलेटरल डिसीजन है। यूनिलेटरल मतलब यूरोपियन यूनियन और उसके अंदर एक बॉडी है यूरोपियन कमीशन, इन्होंने आपस में ही ये डिसीजन ले लिया। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना और जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर होते थे प्रोडक्ट्स और उनका जो एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में जाता था, इन कंट्रीज से तो पूछा ही नहीं और ना ही इनको डिस्कशन में लिया। अगर यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ये प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के अंदर ना आए, तो ये जो सोर्स कंट्रीज़ हैं उनसे बात करके एक बार कोई फिक्स टारगेट कर लेते, मतलब मिलजुल के कोई टारगेट डिसाइड करते कि भाई 2030 तक का आपके पास टाइम है, तब तक आप अपने ये जो रूट है ना इसको बदलो। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप डिक्लेयर कर दिया कि 2026 ही टाइम है, और 2026 से ये जो CBAM है ये चालू हो जाएगा, और जितने भी प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन में आ रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन का एमिशन हुआ है, वो हम अलाउ नहीं करेंगे या फिर उस पर टैक्स लगेगा। सो ये एक यूनिलेटरल मेजर है जिससे प्रॉब्लम हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और ये डिस्क्रिमिनेटरी भी है।
ऐसा क्यों? ये डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है? ये भी बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखो, आज जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो टर्म्स आप सुनते हो, ये हो क्यों रहे हैं आज? ये टुडे क्यों हो रहे हैं? किसने कॉज किया है इसको? ये जो पूरा आज हम फेस कर रहे हैं ना, इस फिनोमेना, ये पिछले 200-300 साल का एक रिजल्ट है। पिछले 200-250 सालों में क्या हुआ? बहुत सारी जो यूरोपियन पावर्स थी, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज कर रखा था, और इन्हीं यूरोपियन पावर्स के अंदर चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को बर्न किया, जम के भर भर के बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को बर्न किया। जो फॉसिल फ्यूल या वो कार्बन जो अर्थ के अंदर 4 बिलियन साल से, 4 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा से अंदर ट्रैप्ड था, उसको 200 साल में उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन इन्होंने एटमॉस्फेयर में निकाल के छोड़ दिया उस कार्बन का। तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस तो आएगा ही ना एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर में कार्बन को लेकर इम्बैलेंस आता है और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज़ें होती है। और इसके प्रोसेस के दौरान क्या हुआ? ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, मतलब ये जितनी भी कंट्रीज थी, इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। मतलब ये तो डेवलप्ड होके बैठ गए एनवायरनमेंट को खराब करके। और अब टाइम किसका है? अब टाइम है डेवलपिंग कंट्रीज का। अब टाइम है ग्लोबल साउथ का, इंडिया, चाइना, जो बाकी एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है। अब हमारा टाइम है ना ग्रो करने का। तो डेवलप्ड कंट्रीज अब हमें बोल रही है कि अरे अरे रुक जाओ प्लीज़, आप अपनी ग्रोथ करने में ना कार्बन को एमिट मत करो। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आपने तो डेवलपमेंट के नाम पे पिछले 200-250 साल में इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न कर लिया, इतना कार्बन एमिट कर लिया, और जब अब हमारा तरीका, अब हमारा मौका आया, क्योंकि इंडिया और ये बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पिछले 50 या 100 साल के अंदर ही तो इंडिपेंडेंट हुई है ना। तो अब हमारी ग्रोथ स्टोरी का टाइम है, और अब हमें बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप कार्बन को एमिट मत करो। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनके अंदर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो पूरी कंट्री मिलजुल के बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती भी हैं। तो द थिंग इज़ कि एक ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए ना कि डेवलपिंग कंट्रीज़ बोले ठीक है हम कार्बन एमिट नहीं करेंगे, लेकिन हमें ऐसी टेक्नोलॉजी तो दो जिससे ग्रोथ भी हो और कार्बन एमिट भी ना हो। या फिर आप टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे तो उस टेक्नोलॉजी के पैसे दे दो, वो हम खरीद लेंगे और हम उस टेक्नोलॉजी से ग्रो कर लेंगे। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसमें क्या हुआ? बातचीत हुई, डेवलप्ड कंट्रीज ने फाइनेंस किया और डेवलपिंग कंट्री ने ग्रो कर लिया। लेकिन ये जो यूनिलैटरल मैकेनिज्म होते हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसमें कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा है। और जितने स्ट्रिक्ट कार्बन लिमिट यूरोपियन यूनियन ने लगा दी है वो इंडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन डेवलप्ड होके बैठ चुका है। इंडिया के डेवलपमेंट स्टोरी में हमें थोड़ा बहुत कार्बन अनफॉर्चुनेटली एमिट करना ही पड़ेगा, और इसलिए जो हमारे कार्बन नॉर्म्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, वो थोड़े लीनियंट हैं। और इसलिए जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कार्बन एमिशन थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। तो लेकिन एक और चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए ना, इंडिया ने जो पेरिस अग्रीमेंट था COP21 के अंदर, यहाँ पे क्लेम करा कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। एंड जो जितने भी क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स आते हैं उसमें इंडिया हमेशा टॉप 10 में रहता है, और बहुत सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं जो कि टॉप 20 में भी नहीं आती। तो इंडिया इवन दो अभी फिलहाल कार्बन एमिशन ज़्यादा कर रहा है, लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री पे हम चल रहे हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो तो काफ़ी अच्छी है ना। तो उसको तो ध्यान में रख के हमें थोड़ा सा कंसेशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, डायरेक्टली बोल दिया गया कि आपके प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में नहीं आएंगे। तो जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब आपको बैकग्राउंड समझ में आया? आई रियली होप कि आया हो। तो अगर आप इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ें लिखी है जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई है। 2-3 और फैक्ट्स मेंशन है और 2-3 कीवर्ड्स भी मेंशन है जिनको समझना ज़रूरी है, जिन पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो ये बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप फ्यूचर में आंसर्स भी लिख पाओगे। और इसी को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, मतलब अपने ही रीजन को प्रोटेक्ट कर लेना डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज से। तो वैसे तो यूजुअली प्रोटेक्शनिज्म इकोनॉमी के टर्म्स में यूज़ होता है कि मैं किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करूँगा, तो ये हो गया इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिज्म का, कि मैं किसी भी कंट्री से, मतलब मैं उस कंट्री से इंपोर्ट नहीं करूँगा जिस कंट्री के प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली ना हो। ये हो जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिज्म। ये कोलैबोरेशन के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा थ्रेट है, स्पेशली आज जो वर्ल्ड इतना इंटर मिक्स हो चुका है,
ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं कंट्रीज़ के, वो अगर यूनिलैटरल खुद से ही डिसीजन लेंगे, बाकी सारे प्लेयर्स से बात नहीं करेंगे, उनका पर्सपेक्टिव नहीं पूछेंगे, तो ये एक मल्टीलेटरल स्पिरिट का बहुत बड़ा वायलेशन है। इनोवेटिव प्रोटेक्शन आइडियाज जैसे यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिस पे अभी बात करी है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव, ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स से पूछ लेंगे कि ये कौन लाया है, इतना ही पूछेंगे आपसे, तो कौन लाया, ये भी यूरोपियन यूनियन लाया था। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि उन प्रोडक्ट्स पे या उन प्रोसेसेस पे या वो जो जो इंडस्ट्रीज हैं, या मतलब कोई भी ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू या तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा हो या जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा हो, उन पे कंट्रोल करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट की, प्राइवेट कंपनीज की। ये डायरेक्टिव यही चीज़ बोलता है। ये कौन लाया था? यूरोपियन यूनियन। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इस पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन वो डाल के पूछ लेंगे कि ये क्या है, और ऐसा इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये इस पर इतना बड़ा एडिटोरियल भी लिखा गया है। एंड यूरोपियन का जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है, इससे डेवलपिंग नेशन के अगेंस्ट बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। इंडिया ने क्रिटिसाइज करा है इसको और आर्बिट्ररी बोला है, मतलब ये बहुत ही रैंडम है, इसका कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। और सीबीएम एक ऐसा मॉडल है जो इंश्योर करेगा कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कार्बन एमिशन कॉस्ट बियर करें और कॉस्ट इम्पोज ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द विद इन द यू। मतलब इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो एक कार्बन लिमिट से ज़्यादा एमिशन के बाद बन रहे हैं, उनके ऊपर एक कॉस्ट है ना, उसके ऊपर एक टैक्स लगता है। लेकिन जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे तो कोई ऐसा टैक्स लग ही नहीं रहा, तो वहाँ पे भी टैक्स लगना चालू हुए। यही एक प्रोसीजर है। जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स जो कि यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, दे विल बी मैंडेटरी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन क्वांटिटी एंड एमिशन ऑफ देयर गुड्स, और फिर उनको सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। मतलब अगर इंडिया को एक्सपोर्ट करना है ना यूरोपियन यूनियन में, तो हमें उनको एक तरह से पैसे देने पड़ेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो। और ये पैसे कैसे देने पड़ेंगे? ये सर्टिफिकेट खरीद के। मतलब जितना इंडिया के प्रोडक्ट्स एमिशन कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स यूरोप में एंट्री उनकी हो, इसलिए इंडिया को सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे, और वो जो जितना एमिशन है उतने सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे और उतना पैसा देना पड़ेगा। तो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास बजट की प्रॉब्लम्स है, और उन्हीं से पैसा लेके यूरोपियन यूनियन इस पूरे मॉडल को इम्प्लीमेंट करेगा। ये जनवरी 1 2026 से स्टार्ट भी हो जाएगा। ऑब्वियसली जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर एक बहुत बड़ा झटका होगा। एंड इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया जितना भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करता है उसका 20% जाता है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। एंड ये जितना भी इंडिया यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर रहा है, उस पूरे एक्सपोर्ट का 25% CBAM से अफेक्ट होगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। पिछले 5 साल में आयरन एंड स्टील 76% इन एक्सपोर्ट का पार्ट है, और आप देख सकते हो कि ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट यूरोप में बहुत ज़्यादा रुक जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जिनके अंदर जो कार्बन एमिशन के नॉर्म्स है बहुत लीनियंट है, कम स्ट्रिंजेंट है, उन पे बहुत बड़ा ये एक प्रॉब्लम बन के आ जाता है। यूरोपियन यूनियन, अब यहाँ पे जितना भी डेटा लिखा है वो भी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने 2008 में एक टारगेट सेट किया था। 2008 में क्या टारगेट सेट किया था कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 1990 में जितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ था ना, उसका हम 20% कम करके एमिशन करेंगे 2020 तक। मतलब जो ओवरऑल एमिशन 2020 में होगा वो 1990 से 20% कम होगा। ये उन्होंने 2008 में टारगेट लिया था और ये ऑलमोस्ट पूरा भी हो गया। इसके बाद अब 2019 में यूरोपियन यूनियन ने एक और चीज़ करी, उन्होंने यूरोपियन ग्रीन डील साइन करी। ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें उन्होंने बोला कि अब हम 55% रिडक्शन करेंगे, और इसको बोला गया फिट फॉर 55 पैकेज। तो ये जो फिट फॉर 55 पैकेज है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करा, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने इसको लॉन्च करा था ये बोलते हुए 2019 में कि जो हमारा 20% का टारगेट था वो पूरा हो गया, अब हम इसको 55% तक लेके जाएंगे। इंडिया ने जस्टिफाइबली एडवोकेट करा है ऑल्टरनेटिव। इस ऑल्टरनेटिव में बोला है कि हम क्यों ना इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग पे फोकस करें। इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग पे फोकस करना किस पे? नेशनली डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, जहाँ पे हॉराइजॉन्टल इंट्रा जनरेशनल इक्विटी एंड वर्टिकल इंटर जनरेशनल इक्विटी पे बात की जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो भी यहाँ पे लिखा है हम बात कर चुके हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में, बस यहाँ पे उसको कीवर्ड्स लिख दिए गए। अब ये मतलब क्या होता है?
देखो, जब भी हम बात करते हैं ना कि हमें अभी कार्बन एमिशन कम करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, इसका एम ये है कि आज हमने जितना भी एनवायरनमेंट को डैमेज करा, उसके कारण फ्यूचर जनरेशन्स को उसकी भुगतान नहीं करनी पड़े। तो हमें आज कम से कम एनवायरमेंटल को डैमेज करना चाहिए। सिंपल, इसी को बोला गया है इंटर जनरेशनल इक्विटी वर्टिकल। वर्टिकल मतलब आज के जनरेशन एंड फ्यूचर की जनरेशन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। और इंटर जनरेशनल का मतलब ही होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो यहाँ पे इक्विटी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमने तो बहुत ज़्यादा मज़े कर लिए और एनवायरमेंट को तबाह कर दिया और फिर फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों जो जनरेशन है वो इक्वली इस एनवायरमेंट की तरफ सतर्क रहे, इसीलिए यहाँ पे इक्विटी को यूज़ करा गया। देन ये इस पे तो बात चल ही रही है, तभी तो सीबीएम लगाया गया है। इंडिया बोल रहा है इस पे तो आप बात कर ही रहे हो, हमें वर्टिकल पे तो बात कर ही रहे हो, हमें हॉराइजॉन्टल इंट्रा जनरेशनल इक्विटी पे बात करनी है। इंट्रा जनरेशनल मतलब सेम जनरेशन के अंदर, और हॉराइजॉन्टल लेवल मतलब यहाँ पे मतलब सेम जनरेशन के बीच में भी इक्विटी होनी चाहिए। अगर यूरोपियन यूनियन डेवलप हो चुका है इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करके, तो इंडिया के पास भी ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए डेवलपमेंट की। और अगर यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि भाई इंडिया, या फिर नॉट जस्ट यूरोपियन यूनियन, डेवलप्ड कंट्रीज बोल रही है कि इंडियंस आप प्लीज़ डेवलप मत हो या इतनी ज़्यादा ग्रोथ मत करो क्योंकि कार्बन एमिशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे देखो ग्रोथ तो करना, ग्रोथ इज़ इनएविटेबल, वो तो होगी ही। तो क्यों ना आप हमें या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, या फिर हमें फंड ट्रांसफ़र करो क्लाइमेट फाइनेंस के थ्रू, जिसके थ्रू हम ये टेक्नोलॉजी खरीद पाएँ, जिससे ग्रोथ भी हो जाए और एनवायरमेंटल डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक इक्विटी हो गई जिसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मतलब हर कोई कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहा है, लेकिन डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ग्रो करेंगे। तो ये एक इंट्रा जनरेशनल इक्विटी का मतलब होता है। तो जब आपको समझ में आ जाता है तो इससे आपको ये कीवर्ड्स भी समझ में आते हैं, और ये कीवर्ड्स आप मेंस के अंदर भी डिफरेंट जगह यूज़ करोगे तो जो चेकर है उसको समझ में आएगा कि भाई यू नो दिस स्टफ इन डेप्थ। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एट G20 समिट इंडिया एंड चाइना डिस्कस रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स वीज़ा इशुएंस। सो बहुत टाइम से एक्चुअली इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, स्पेशली जो लद्दाख का रीजन था वहाँ पर। ये जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत पुरानी है, 1947 से ये प्रॉब्लम चालू होती है, 1962 में वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। बट अभी जो रीसेंट प्रॉब्लम है वो 2020 में जो डोकलाम इंसिडेंट हुआ था कोविड के टाइम, जहाँ पे चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण, जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बाउंड्री या उनकी जो बॉर्डर है चाइना की वो हर डायरेक्शन में बड़ी हो जाए, इसलिए उन्होंने जापान को भी परेशान करा, साउथ कोरिया को भी परेशान करा, ताइवान को भी परेशान करा, साउथ चाइना सी के थ्रू उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भी परेशान करा, और ऑब्वियसली लद्दाख में इन्वेजन करके थोड़ा बहुत उन्होंने इंडिया को भी परेशान करा। तो जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उनकी चल रही थी 2022 में, उसके थ्रू डोकलाम में 2020 में बहुत बड़ा इंस्टेंस होता है, और उसके कारण जो ओवरऑल रिलेशन है वो डिटीरिएट होते जाते हैं। 2024 में भी एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में डिफरेंट पॉइंट्स में, लद्दाख के अंदर जैसे देपसांग और देमचौक। अब क्या हुआ है पिछले महीने भी, और G20 जो अभी समिट चल रही है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पर भी इंडिया और चाइना के डेलीगेशंस मिलते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि क्यों ना कुछ ये जो रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ रखा है इसको थोड़ा थॉ करा जाए। थोड़ा थॉ मतलब इसको थोड़ा पिघलाएं, इसको थोड़ा मेल्ट करें। सो एक महीना हो चुका है, पिछले अक्टूबर में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ से चाइना और इंडिया के ट्रूप्स हैं उन्होंने डिसंगेज किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो एरिया है जो कि इंडिया का जो अक्साई चिन वाला एरिया जो अभी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको सेपरेट करता है बाकी इंडिया से, स्पेशली लद्दाख वाले इंडिया से। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब इन्होंने क्या करा है G20 के अंदर डिसाइड करा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स को चालू करा जाएगा, वीज़ाज मिलने चालू हो जाएंगे, जर्नलिस्ट को परमिशन मिली जाएगी, जो रिवर्स शेयरिंग का डेटा है वो शेयर करना चालू हो जाएगा। स्पेशली बहुत सारी रिवर्स इंडिया और चाइना के बीच में फ्लो करती है। देन जो कैलाश मानसरोवर है जो अभी तिब्बत के अंदर है चाइना के अंदर, वहाँ पे इंडियन पिलग्रिम्स का जो ब्लॉक कर दिया गया था एक पिलग्रिमेज, उसको भी चालू किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। ये डेवलपिंग न्यूज़ है तो अभी इस पे कुछ डायरेक्टली काम नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि जिस पे एक स्पेसिफिक नाम दिया जाए इसको। ये डेवलपिंग न्यूज़ है, अगले 2-3 महीने में इस पे और बाकी एग्रीमेंट्स भी होंगे। G20 समिट जो अभी हो रही है वो है रियो जे जेनेरो में, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि G20 समिट अभी हो रही है
और कहाँ हो रही है ब्राज़ील के अंदर। तो अब आपको ब्राज़ील की ज्योग्राफी भी ढंग से पढ़ के जानी पड़ेगी। उसकी जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, इन सब के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर है फ्रेंच गिनी एंड सूरीनाम। सूरीनाम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़ी एक इंडियन पॉपुलेशन है, नंबर वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज। फ्रेंच गिनी एक ऐसा रीजन है जो अभी भी फ्रेंच या फिर फ्रांस की कंट्री जो है उसका पार्ट है। यहाँ पे ना रेफरेंडम हुआ था कि फ्रेंच गिनी को क्या इनको फ्रांस का पार्ट रहना है या नहीं, बट इन्होंने बहुत ही छोटी सी मेजोरिटी से पिक करा कि इनको फ्रांस का पार्ट रहना है। यहाँ पे गया ना। ऊपर है वेनेजुएला जिसकी हालत बहुत ख़राब है। कोलंबिया जहाँ पे वेनेजुएला से भाग के सारे रेफ्यूजीज यहीं जा रहे हैं। देन एक और इसका मतलब और भी इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो पेरू है और जो बोलीविया है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पूरी माउंटेन रेंज है जिसको एंडीज बोला जाता है, ये माउंटेन रेंज इन दो कंट्री से होके गुजरती है। एक तो हो गया पेरू और एक बोलीविया। एक्चुअली और भी कंट्रीज है बट ब्राज़ील के डायरेक्ट कांटेक्ट में ही है। कोलंबिया में भी थोड़ी बहुत एंडीज माउंटेन चेन आती है। देन पैराग्वे यहाँ पर है, उसके अलावा नीचे अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। जितनी भी कंट्रीज मैंने आपको बताई है, आपको ध्यान रखना है ये सारी बॉर्डर करती हैं ब्राज़ील को। ब्राज़ील के बीच में से इक्वेटर भी जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ब्राज़ील हाईलैंड्स है। देन जो इम्पोर्टेंट सिटी है ब्राज़ील की, उनकी आपस में लोकेशन भी आपको बतानी चाहिए। जैसे एक तो ब्राज़ीलिया जो कि ब्राज़ील की कैपिटल है, फिर नीचे है साओ पाउलो और यहाँ पे है रियो de जेनेरो। तो ये तीनों एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वो प्रीलिम्स में ऐसे पूछ लेंगे कि इन सिटीज़ को आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो वहाँ पे ब्राज़ीलिया लिख देंगे, रियो de जेनेरो लिख देंगे, साओ पाउलो लिख देंगे और बुएनस आयर्स लिख देंगे जो कि नीचे यहाँ पे अर्जेंटीना की कैपिटल आती है। तो इनको अरेंज करना आपके लिए ईजी होगा अगर आप इन सारी सिटीज़ को एक दूसरे के परस्पेक्टिव से पढ़ो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियाज़ विजन फॉर फ्री एंड ओपन मैरीटाइम नेटवर्क इज़ फाइंडिंग रेजोनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिया का एम क्या है? इंडिया का एम ये है कि ओवरऑल ग्लोब के अंदर जो मैरीटाइम नेटवर्क है वो क्या हो? वो है फ्री, ओपन एंड इवन सेफ। ये तीन वर्ड्स इंडिया ने यूज़ करें। इसका क्या मतलब है? देखो, सेफ का मतलब ये है कि ये जो पूरा रीजन है ये है इंडियन ओशन, ये है पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज आती हैं जो पैसिफिक रिम के अराउंड है, जो इंडियन ओशन के अंदर आ रही है, और जो थोड़ा सा अफ्रीकन कंट्रीज है जो कि इंडियन ओशन रिम के अराउंड है, इस पूरे रीजन को माना जाता है इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पे बहुत सारी पायरेसी होती है, स्पेशली सोमालिया की कोस्ट पे। तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसको ख़त्म करना, इससे जो फ्रीडम नेविगेशन है वो थोड़ी सी सेफ हो जाएगी। देन ओपन और फ्री का क्या मतलब है? इस ही रीजन में बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स कैसे? एक यहाँ पे अगर चोक कर दिया तो ये जो पूरा यूरोपियन मेडिटेरेनियन सी है, फिर जो सुएज कनाल है, ये जो रूट है ना इंडियन ओशन तक, ये रुक जाएगा। यहाँ पे किसी कंट्री ने इसको ब्लॉक कर दिया तो ये जो पूरी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल इंडियन ओशन के थ्रू ट्रैवल करता है, वो रुक जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे चोक पॉइंट्स इस जगह भी एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ताइवान स्ट्रेट हो, चाहे वो गल्फ ऑफ मकसर हो, मलक स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इतने सारे रीजन्स हैं जहाँ पे चोक पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं और चाइना इन चोक पॉइंट्स पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इनको फ्री करेंगे और ओपन रखेंगे और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है उसको फॉलो करेंगे, तो ओवरऑल जो मैरीटाइम स्फेयर है वो फ्री भी होगा, ओपन भी होगा और सेफ भी होगा। इसका बेसिकली मतलब ये है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम का रूट। देन एक सागर मंथन ग्रेट ओशंस डायलॉग ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने। किसके साथ? ORF के साथ। ORF का नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा। आपको ध्यान रखना है कि सागर मंथन किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने लॉन्च करा है। इस प्रीलिम्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री, ओपन एंड सिक्योर मैरीटाइम नेटवर्क को बनाना है। देन लोदल एंड धौलावीरा एंड चोला डायनेस्टी की जो इंपॉर्टेंस रही है इंडियन ओशन में, उसको भी इस पर्टिकुलर स्पीच में हाईलाइट किया गया था। तो वैसे तो ये स्टैटिक का ही पोर्शन है, तो वैसे भी आप इनको पढ़ते ही हो, चाहे वो लोदल और धौलावीरा, इनका इंपॉर्टेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में, चाहे वो जो चोला डायनेस्टी का स्पेशली जो मिडिवल चोलास थे ऑलमोस्ट 907 AD से 1300 AD तक, इनका एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन था इंडियन ओशन में, श्रीलंका, मालदीव्स एंड बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर भी, उसको भी मेंशन यहाँ पे किया गया।
नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एंड इटली टू नेगोशिएट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप फोकस ऑन मैरीटाइम सेक्टर। तो अभी ये अनाउंस हुआ है कि 5 साल का एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है 2025 से 2029 तक। इसके बियॉन्ड जो इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो अब तक नहीं आई है। ये डिफेंस पार्टनरशिप कैसी होगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी फिर एक्सपोर्ट इटली में होगा, या दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर मैन्युफैक्चर करेगी, किस टाइप का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनेगा, इस पे अभी बात चलनी बाकी है। तो एक बार ये अनाउंसमेंट हुई है, इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो फ्यूचर में शायद रिलीज हो। नेक्स्ट, सेकेंड बाल्टिक सी टेलीकॉम केबल डैमेज सेज स्वीडन। सो बाल्टिक सी के अंदर जो एक केबल थी उसको डैमेज कर दिया गया है। तो अगेन ये एक लोकेशन बेस्ड न्यूज़ है, तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट बन जाती है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन पर प्रीलिम्स डायरेक्टली क्वेश्चन बना देगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाएगा दैट अरेलियन, ये अभी न्यूज़ में था बताओ क्यों, या फिर ये क्या है जो कि अरेलियन न्यूज़ में था। कैसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यही एक सबमरीन को केबल थी जो कि स्वीडन को लिथुआनिया से कनेक्ट करती थी। देखा गया है वो भी डैमेज हो चुकी है, और स्वीडन क्लेम कर रहा है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक टाइप है। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है? हाइब्रिड वॉरफेयर सिंपली अगर बात करें तो एक बहुत ही न्यू टाइप का वॉरफेयर है, जिसमें डिफरेंट मतलब ये मल्टी डिमेंशनल वॉरफेयर है, जहाँ पे आप पानी के अंदर फाइट कर रहे हो, लैंड पे फाइट कर रहे हो, एयर पे फाइट कर रहे हो, साइबर अटैक्स से एक दूसरे पे फाइट कर रहे हो। जो डिफरेंट वेवलेंथ है उसका पल्स रेडिएशन यूज़ करके आप फाइट कर रहे हो, ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हो, सैटेलाइट्स को डैमेज कर रहे हो एक दूसरे की। मतलब एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, उसको डैमेज कर दिया तो जो कंट्री है वो अब आपस में वो पूरे कंट्री में कम्युनिकेशन रुक गया। मतलब डिफरेंट टाइप से जो भी हो सके वहाँ पे अटैक करना, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, और आज के टाइम पे पॉसिबल हो चुका है। अब क्योंकि ये न्यूज़ में था तो इसकी लोकेशन समझनी ज़रूरी है। ये स्वीडन है और यहाँ पे है लिथुआनिया। ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज़ ही बोला जाता है एक तरह से। इनके बीच में आता है बाल्टिक सी, ठीक है। एंड स्वीडन यहाँ पर है और यहाँ पे ये तीनों कंट्रीज़ हैं। तो ये तो बेसिक स्टैटिक का एटलस का पोर्शन है, बट यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था क्योंकि ये न्यूज़ में था। तो यही था आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट में। हैव अ गुड डे।